सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल था कि यदि किसी संस्था का एक साधारण पदाधिकारी, जो न तो मालिक है, न डायरेक्टर है, न पार्टनर है, केवल संस्था का ट्रेजरर है और उसका अथॉराइज्ड सिग्नेटरी है, और उसी हैसियत से, अथॉराइज्ड सिग्नेटरी की हैसियत से संस्था के चेक पर साइन करता है, चेक बाउंस हो जाता है, तो चेक बाउंस हो जाने पर किसकी जिम्मेदारी होगी? संस्था की होगी या अथॉराइज्ड सिग्नेटरी की होगी? जब हम और आप इस लीगल प्रॉब्लम को एक साधारण नागरिक के रूप में देखते हैं तो हमारे मन में एक भावना आती है कि किसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। दूसरी तरफ जब हम इसे कानून के विद्यार्थियों के रूप में देखते हैं तो भी हम एक लीगल अनुमान लगाते हैं कि किसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह जिम्मेदारी जिस ढंग से बताई है उससे सामान्य व्यक्ति और कानून का विद्यार्थी दोनों अचंभित हो गए हैं। कानून के जानकारों का एक वर्ग कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इंटरप्रिटेशन की भूमिका से आगे बढ़कर कानून में अपराधियों का एक नया वर्ग रच दिया है जो आमतौर पर देश की संसद ही कर सकती थी। बहुत विचित्र बात यह देखी गई है कि पार्टीज के एमओयू से पार पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पुराना कानून ही बदल दिया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुराने कानूनों से हटकर चेक बाउंस के इस जजमेंट ने कानून के विद्यार्थियों और जानकारों के सामने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं जिन्हें हम आज इस वीडियो में देखेंगे। आज का केस है के रंगनायाकुलु वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना, एसएलपी क्रिमिनल नंबर 1915 ऑफ 2025 में। यह एक क्रिमिनल अपील थी जिसका नंबर 2472 ऑफ 2026 था। इसे जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने 12 मई 2026 को, यानी कि अब से कुछ ही पहले, डिसाइड किया था। इस केस में आरोपी एक एनजीओ का ट्रेजरर और अथॉराइज्ड सिग्नेटरी था। हमने बताया आपको, आरोपी ने एनजीओ की तरफ से कंप्लेनेंट संस्था के साथ एक एमओयू किया तथा आरोपी ने कंप्लेनेंट को चेक भी साइन करके दिया। बैंक ने चेक को डिसऑनर कर दिया। कोर्ट में कंप्लेंट दर्ज की गई, ट्रायल हुआ और आरोपी को 1.5 करोड़ रुपए का फाइन और 1 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुना दी गई। हाईकोर्ट ने अपील करने पर यह सजा बरकरार रखी तो मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट के सामने आरोपी ने कहा कि अकाउंट एनजीओ का था, वह तो केवल अथॉराइज्ड सिग्नेटरी था, एनजीओ के कहने पर काम कर रहा था, इसलिए चेक बाउंस होने पर सारी जिम्मेदारी एनजीओ की होनी चाहिए थी। आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने जजमेंट श्री गुरुदत्ता सुगर्स का हवाला भी दिया। कहा कि 138 एनआई एक्ट में वर्णित ड्रॉअर में नहीं था जिस पर चेक डिसऑनर की वास्तविक जिम्मेदारी हुआ करती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी के इस तर्क को मानने से इनकार कर दिया। ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ, इस पर अधिक गहराई से देखने की जरूरत है क्योंकि हमें सुप्रीम कोर्ट का तर्क समझना होगा। आगे बढ़ने से पहले सुप्रीम कोर्ट के उस पुराने जजमेंट श्री गुरुदत्ता सुगर्स को समझना जरूरी है जिसके ऊपर आरोपी ने अपना यकीन दिखाया था। उस केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने यह सवाल था कि कंपनी के चेक पर अथॉराइज्ड सिग्नेटरी के रूप में साइन करने वाले व्यक्ति से 143A एनआई एक्ट के तहत जो 20% इंटरिम कंपनसेशन दिलवाया जा सकता है वह अथॉराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव से दिलवाया जाए या एनजीओ से या उसकी संस्था से दिलवाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैंक अकाउंट कंपनी का होता है, इसलिए कानून की निगाह में ड्रॉअर भी कंपनी ही होती है। अथॉराइज्ड सिग्नेटरी तो केवल साइन भर करता है, वह भी कंपनी के कहने पर करता है। केवल साइन कर देने से अथॉराइज्ड सिग्नेटरी किसी भी तरह से कंपनी नहीं बन सकता है, वह खुद चेक का ड्रॉअर नहीं हो जाता है। इसी पुराने कानून के आधार पर रंगनायाकुलु ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि अकाउंट एनजीओ का था, चेक एनजीओ का था, उसने केवल अथॉराइज्ड सिग्नेटरी के रूप में साइन किए थे, इसलिए उसे ड्रॉअर मानकर सीधे सेक्शन 138 के तहत आरोपी नहीं बनाया जा सकता। उसने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले को नजीर के रूप में कोर्ट के सामने रखा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसका तर्क नहीं माना। तो इसलिए अब हमें उस एमओयू को भी देखना होगा जो आरोपी ने एनजीओ की ओर से कंप्लेनेंट के साथ किया था। आज तक आपने
कोर्ट्स में जितने भी केसेस देखे होंगे उनमें आपने अथॉराइज्ड सिग्नेटरी की बात पढ़ी होगी, अथॉराइज्ड सिग्नेटरी को देखा होगा। लेकिन इस केस में यहाँ पर इस आरोपी का स्तर वह अथॉराइज्ड सिग्नेटरी का नहीं है बल्कि अथॉराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव का है। इसलिए हमें अथॉराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव और अथॉराइज्ड सिग्नेटरी का अंतर समझ लेना जरूरी है। अथॉराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव वह व्यक्ति होता है जिसे संस्था अपनी ओर से बात करने, मीटिंग करने, एग्रीमेंट करने, डॉक्यूमेंट देने या मुकदमे में संस्था का पक्ष रखने का अधिकार देती है। दूसरी ओर अथॉराइज्ड सिग्नेटरी वह व्यक्ति होता है जिसे संस्था किसी खास डॉक्यूमेंट, बैंक पेपर, चेक या ऐसे ही किसी दूसरे डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन करने के लिए अधिकृत करती है। इस केस में यह आरोपी अथॉराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव का नाम रखकर आया है, लेकिन यह काम अथॉराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव का भी कर रहा है। सारा एमओयू इसी ने साइन किया था कंप्लेनेंट साइड के साथ, और अथॉराइज्ड सिग्नेटरी का भी काम कर रहा है क्योंकि चेक पर इसने अथॉराइज्ड सिग्नेटरी की तरह से साइन किए थे। तो यह बात हमें पता लगती है कि एक ही व्यक्ति अथॉराइज्ड सिग्नेटरी और अथॉराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव दोनों काम कर सकता है, लेकिन दोनों में से कुछ भी करके वह खुद संस्था नहीं बन सकता है। सामान्य कानून में उसके साइन संस्था को बाइंड करते हैं, बांध देते हैं, लेकिन संस्था की पूरी पहचान उस व्यक्ति के अंदर नहीं आ पाती है। इस तरह संस्था के चेक पर साइन करने से वह अपने आप उस चेक का ड्रॉअर नहीं बन जाता है। चेक का ड्रॉअर वह संस्था ही रहती है। रंगनैया कुलू एनजीओ का ट्रेजरर था, एमओयू पर एनजीओ की ओर से साइन करने वाला रिप्रेजेंटेटिव भी था और चेक पर साइन करने वाला अथॉराइज्ड सिग्नेटरी भी था। अब असली सवाल यह था कि क्या इन सब अधिकारों को जोड़कर उसे एनजीओ से अलग एक जिम्मेदार पदाधिकारी माना जाए या सीधे उसी चेक का ड्रॉअर बना दिया जाए, यानी कि वह एनजीओ को स्थापित करके खुद एनजीओ बन जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में ऐसा कोई सीधा तर्क या कारण नहीं दिया जिसके कारण इस अथॉराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव या अथॉराइज्ड सिग्नेटरी को संस्था मान लिया गया। उस ही को चेक का ड्रॉअर मानकर उसे चेक के डिसओनर होने का जिम्मेदार ठहरा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट के पैरा 6 में कहा कि एमओयू की भाषा को देखें तो सभी अधिकार और जिम्मेदारियां आरोपी के नाम पर सौंप दी गई थी। इस एमओयू द्वारा ना तो चेयरमैन पर और ना ही किसी दूसरे व्यक्ति पर उस एनजीओ की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। एनजीओ ने आरोपी को ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पर साइन करने, चेक और आरटीजीएस से पेमेंट करने का अधिकार देकर अपना फ्रंट फेस बना लिया था। इसलिए यह आरोपी ही इन सब कामों के परिणाम को भुगतने वाला भी दिखाई देता है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 138 में लिखे हुए ड्रॉअर शब्द की ओर इशारा करते हुए कहा कि इन प्रैक्टिकलिटी बाय वर्च्यू ऑफ द टर्म्स ऑफ द एमओयू इट इज द एप्लीकेंट हु बिकम्स द ड्रॉअर ऑफ द चेक ऑन बिहाफ ऑफ द एनजीओ। यह कहकर सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को श्री गुरुदत्ता सुगर्स के आधार पर मिलने वाली प्रोटेक्शन के घेरे से बाहर कर दिया। जब से एनआई एक्ट बना है, यह पहला केस डिसाइड हुआ है जिसमें असल मालिक की जगह एक अथॉराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को ड्रॉअर की बजाय इन प्रैक्टिकलिटी ड्रॉअर कहकर क्रिमिनली जिम्मेदार ठहरा दिया गया है। यह कानून को सिर के बल खड़ा करके परिभाषित करने वाला जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट के पैरा 8 में कहा कि आरोपी केवल उस सोसाइटी का ट्रेजरर था, इसलिए उसकी सजा में बदलाव करके उसके ऊपर लगे फाइन की राशि को 1.5 करोड़ रुपए के बराबर रखा जाता है, जो उसे 2 महीने में जमा करवाने का आदेश दिया जाता है। रकम जमा ना होने पर आरोपी को सरेंडर करना होगा ताकि वह 1 वर्ष का कठोर कारावास पूरा करके अपनी सजा को पाए। इस प्रकार से आरोपी का केस तो खत्म हो गया, लेकिन हम कानून के विद्यार्थियों के लिए कई सवाल छोड़ गया है। लोगों के बीच होने वाले एग्रीमेंट्स कानून के अनुसार बनेंगे, यह तो एक स्थापित कानून है, लेकिन अब कानून लोगों के एग्रीमेंट्स के आधार पर बना करेंगे,
यह पहली बार हुआ है और इस जजमेंट में हुआ है। यदि एनजीओ और कंप्लेनेंट के बीच का एमओयू लीगली डिफेक्टिव था तो उसे गलत कहा जा सकता था। वहां दोनों पक्षों की जिम्मेदारियों को दोबारा से परिभाषित किया जा सकता था, लेकिन इन पार्टीज के लीगली डिफेक्टिव एग्रीमेंट के कारण एक इन प्रैक्टिकलिटी ड्रॉअर जैसी क्लास आने वाले सब केसेस के लिए तैयार कर दी गई है। अब आगे से बहुत लोग इसमें फंसा करेंगे जो ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव हैं। जब से हमने कानून पढ़ना शुरू किया है, ऐसा लीगल म्यूटेशन पहली बार देख रहे हैं। आइए अब हम इस फैसले की एक बड़ी कानूनी विसंगति को भी देखते हैं। एमओयू में जिम्मेदारियां एनजीओ पर डाली गई थी, आरोपी पर निजी रूप से नहीं डाली गई थी। चेक भी एनजीओ के खाते का था। किसी संस्था की तरफ से डॉक्यूमेंट पर साइन करने वाला व्यक्ति संस्था का प्रतिनिधि होता है, वह खुद संस्था नहीं हो जाता। यदि ट्रेजरर वास्तव में एनजीओ के कामकाज के लिए जिम्मेदार था तो सेक्शन 141 एनआई एक्ट के तहत उसकी अलग से जिम्मेदारियां तय की जा सकती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस साफ रास्ते को छोड़कर अपराधियों के एक नए वर्ग इन प्रैक्टिकलिटी ड्रॉअर को रच दिया है। यह जजों के द्वारा निर्मित कानून है, जबकि कानून लेजिस्लेचर के द्वारा निर्मित किया जाता है। इस जजमेंट में ऐसा कुछ नहीं पढ़ने में आता है जो कोर्ट के ऊपर उस दबाव को दिखाता हो कि संसद के स्थान पर खुद सुप्रीम कोर्ट को आगे आकर कानून में एक नए अपराधी वर्ग की रचना करनी पड़े और उसे इन प्रैक्टिकलिटी ड्रॉअर कहना पड़े। इससे एनजीओ और उसके ट्रेजरर, अपराधी और अथोराइज्ड सिग्नेटरी तथा ड्रॉअर और इन प्रैक्टिकलिटी ड्रॉअर का अंतर समाप्त हो गया है। अब यह वह कानून नहीं है जो हमारे गुरुओं ने अब तक हमें पढ़ाया था। यदि आप भोलेपन से, गलती से, झूठे आरोप से किसी कोर्ट केस में फंस गए हैं तो हमारी संस्था इंडियन लीगल सिस्टम का सपोर्ट सिस्टम आपको बचाने के लिए आगे आएगा, आपको सही कानून की राह दिखाएगा। जितने झूठे गवाह होंगे उनको अपने कानूनी औजारों की सहायता से क्रॉस करके आपको उन झूठे गवाहों से मुक्ति दिलवाएगा। पूरे भारत में जहाँ कहीं भी आप हैं, हमारी सहायता वहीं आप तक पहुँचेगी। हम पहुँचाएंगे। हमें बताएं कि आप कहाँ फंसे हुए हैं। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। इस पर सारी जानकारी आपकी सरल भाषा में दी गई है। इसको पढ़कर फर्जी केसेस से बचने की बातें सीखें। हमारा मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और वेबसाइट का URL सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। हमसे संपर्क के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज भेजें। आपको आगे की राह वहीं सुझा दी जाएगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। इन वीडियोज को दूसरों तक फैलाएं ताकि कोई झूठे केस की आग में न झुलसे। हम आपसे आगे भी नई वीडियोज में ऐसे ही मिलते रहेंगे। अगली वीडियोज में मिलने तक प्रणाम।